बिहार से हमारे जो है रेहान भाई, जो एक साइकिलिस्ट के साथ साथ जो है यूट्यूबर भी है, और बीच में जो है अपनी साइकिलिंग का जो है सफ़र को पॉज करके आ गए हैं सोनम वांगचुक सर की जो है पदयात्रा में। और पदयात्रा भी करनी है और साथ में जो है वीडियो भी बनाना है, और टाइम टू टाइम पे जो है अपने यूट्यूब पे जो अपडेट भी करना है। तो सुनते हैं जो है कि अभी तक की कैसी यात्रा उनकी रही। तो हाँ रेहान जी, बताइए कैसी यात्रा रही अब तक की। जी, अब तक तो ठीक रही, लेकिन पिछले 4 दिन से मेरे पैर में मोच आ गया है, दोनों पैरों में। हाँ। और 2 फोका हो गया है। ये मेरा ही नहीं है, और यहाँ पे जितने चल रहे हैं सारे जो लेह से आ रहे हैं, जी जी इन जी। सबों के पैर में, मैं कल वीडियो भी बनाया था सबका जो है, सबों के पैर में छाले आ गए हैं। और इस तरह से पैर की हालत खराब हो गई है कि देख करके दिमाग घूम सकता है आपका। उसके बावजूद भी लोग चल रहे हैं। जब हम उनसे पूछे कि आप इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, तो उन सबों का बस एक ही जवाब था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशनों के लिए। क्योंकि हम चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो कमाते हैं तो वो अपने आने वाली जनरेशनों के लिए कमाते हैं, अपने बेटे अपनी बेटियों के लिए ही कमाते हैं। तो इस वजह से उनका आगे का जो है, फिर उनके आने वाली जनरेशनों का जो है ख्याल रखना, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस वजह से हम चल रहे हैं दिल्ली लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इंस्पेक्शन लेगी और इनको 6 शेड्यूल के अंदर लाएगी, लोगों के जो है इरादे को मजबूत कर देगी। तो काफ़ी मुश्किलों के साथ हम सबका सफ़र हो रहा है, और आपको तो पता है कि धूप किस तरह से यहाँ पे है, अभी पसीना से हालत ख़राब हो रहा है सबों का। और उसके बावजूद भी लोग चल ही रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। और 2 मिनट रुकते हैं, अगर रुकना होता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद, तो फ़ौरन 2 मिनट 3 मिनट के बाद जो है फ़ौरन निकल जाते हैं। कुछ इसी तरह से लंबी कतारें लगी हुई है और हर कोई चल ही रहा है। तो दोस्तों ये है जो है सोनम वांगचुक के जो है वो मतवाले राही, जो लेह से दिल्ली तक की यात्रा पर जो है निकल पड़े हैं। और अभी इस टाइम जो है हिमाचल प्रदेश के जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है ये नालागढ़, और नालागढ़ से जो संभवतः यह जो है बद्दी होती हुई, बद्दी परवाणू होती हुई जो है कहीं चंडीगढ़ को निकल जाएगी। तो मैंने जैसे आपको जिक्र किया था कि मैं जिस जमाने का आदमी हूँ, उस जमाने में जो है रेडियो पे प्रायोजित कार्यक्रम आते थे, उनमें से एक बहुत बहुचर्चित जो है प्रायोजित कार्यक्रम आता था मोदी के मतवाले राही। तो दोस्तों मुझे उस कार्यक्रम की याद आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो है सोनम वांगचुक सर के मतवाले राही हैं, जो उनके दिखाए हुए गांधीवादी रास्ते पर जो है गांधी जयंती पर जो है 2 अक्टूबर को दिल्ली में ये जो यात्रा समाप्त होने वाली है, वहां पहुंच करके जो है अपना ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे। और जो लेह लद्दाख की जो 6 शेड्यूल की मांग के साथ साथ वहाँ के जो पर्यावरण और के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उन सब बातों को जो है सरकार के कान तक जो है पहुंचाने के लिए ये यात्रा जो है लेह से दिल्ली तक जो है निर्बाध रूप से जो है चल रही है। विपरीत, जबकि ठंडे इलाकों में हमें लगता था, जब मैं भी जो है लाहौल स्पीति और जो है पांग के जो है एरिया से जो है गुजरा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, कैसे जो है इस यात्रा को जो है कर पाएंगे। और अब जब हम मैदानी एरिया में घूम रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो देखिए कि कितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में, कभी बहुत ज़्यादा जो है ठंडी, तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, और ह्यूमिड कंडीशन में ये जो है सोनम वांगचुक के राही जो है एक गांधीवादी रास्ते के ऊपर सरकार को उनके भूले हुए वादों को याद कराने के लिए, सत्य की पुनर्स्थापना करने के लिए, ये बताने के लिए कि राजा का काम जो है अपनी प्रजा का पालन करना है, उनके सुख दुखों का ख्याल करना है। तो ये दोस्तों ये जो यात्रा है
वो भूले हुए वचनों को याद कराने की यात्रा है, जैसा कि सोनम वांगचुक कहते हैं। तो उसी में से एक रेहान भी है। रेहान भी जो है पैरों में छाले हैं और मोच आ गई है, उसके बावजूद भी अनवरत जो है चले जा रहे हैं। एक ध्येय है कि जो है हम सभी जो है 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी के समाधि पर एकत्रित होंगे और वहां पर जाके जो है जो जैसा भी जो भी सरकार की तरफ से रिस्पांस होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये यात्रा ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा जो है चलाई जा रही है, जिसका नेतृत्व जो है सोनम वांगचुक जो है बहुत बहुत सारे जो है युवाओं के साथ जो ले ले अपेक्स बॉडी के सदस्य हैं उनके साथ जो कर रहे हैं। सोनम वांगचुक नेतृत्व कर रहे हैं, मगर ये जो यात्रा है वो जो ले अपेक्स बॉडी और कारगिल जो है डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा जो है आयोजित की गई यात्रा है, जिसपे ये सभी यात्री जो है सारी मुश्किलात को जो है झेलते हुए लगातार जो है चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और झलकी के साथ अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए जो है आपसे विदा चाहता हूँ। आपके साथ ही हैं। बहुत बहुत ये भी हमारे व्यापार मंडल से हैं, भाटिया साहब, उनकी बेटी है, यूनिवर्सिटी से आई है आपसे मिलने के लिए। ये हमारा सारा पत्रकार भाईचारा ये बच्चे आपके हम तो लद्दाख आसानी से मिट्टी के घर बनाते हैं, बहुत मॉडर्न होते हैं। मतलब हमारे दिमाग में ये रहता है कि मिट्टी के घर पुराने, मिट्टी के घर मोस्ट एडवांस हुई हैं। तो जिस घर में मैं रहता हूँ वो -20 हो तब भी +20 रहता है, +40 हो 35 हो तब भी +20 रहता है। तो ऐसे बन सकता है। और यहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा अनुसंधान करके बना सकता है। मिट्टी सबसे अच्छा सबके लिए उपलब्ध है। मिट्टी के घरों में बहुत आवश्यकता है, उस अनुसार संरक्षण करें। किस तरह से आपने शुरुआत जी, ये शुरुआत तो अभी नहीं हुई है। शुरुआत तो 2 साल से चल रहा है लद्दाख में कि लद्दाख की प्रकृति और संस्कृति को रक्षा देने के लिए जो 6वां शेड्यूल है वो लागू हो और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली हो। अब ये कड़ी चलता रहा है, इसमें कई वार्ता हुए, बैठक हुए सरकार के साथ, फिर वो रुक से गए, चुनाव से पहले वो रुक गए और अभी हम फिर दोबारा उन बैठकों की दोबारा शुरू होने के लिए ये कर रहे हैं। रिस्पॉन्स किस तरह से मिलता है? जिस तरह से आप चल रहे हैं, समय हो गया आपको चलते हुए, अलग अलग जगह पे आप गए हो। मैंने अभी कहा था कि बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव है, जैसे कि ये सभी लोगों का मुद्दा है और होना भी चाहिए। बहुत लोगों से बहुत समर्थन मिल रहा है। अब देखेंगे भारत सरकार से कैसा समर्थन मिल रहा है। उस यात्रा में शामिल हुए हैं कोई और स्टेट के, क्योंकि जितने लोग आप चले थे उसके अलावा कोई यात्रा में भी शामिल हुए हैं कि हम भी जाएंगे दिल्ली? हर जगह बहुत से लोग
अपने गांव से अगले गांव तक या 2-3 दिन तक जुड़ते गए हैं। इसमें हर धर्म के, हर दल के लोग जुड़े हैं, सभी धर्मों के हैं। इसमें बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, सिख हैं यहाँ भी। तो इस तरह से शुरू से ही जुड़ते हुए आए हैं। उसी तरह दलों में, राजनीतिक दलों में भी कांग्रेस से लोग जुड़े कुछ दिनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़े, क्योंकि उनकी भी चिंताएं हिमालय के लिए यही हैं। और आम आदमी पार्टी के, स्थानीय पार्टियों के लोग जुड़ते रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जुड़े। तो ये सर्वदलीय, सर्वधर्म यानी कि भारत की और पृथ्वी की एक पदयात्रा है। छोटा सा तय करके आ रहे हैं यात्री की क्या कंडीशन है? यात्री हौसला बहुत बुलंद है, पहले तो ये कहूँगा। हालांकि पैरों की हालत उतनी बुलंद नहीं है, छाले बहुत पड़े हुए हैं, दर्द दुख हैं, और यही इसका वो है, एक तरह से फलसफा है कि हम खुद पे दुख लें। तो उस तरह से बहुत दुख सह रहे हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ों से बहुत तपती गर्मी में चल रहे हैं। तो आसान तो नहीं होगा, मगर इसका हमें वो नहीं है। हम यही उम्मीद करके आए थे कि ऐसे दुख होंगे। छोटा सा संदेश बता दें। संदेश तो हम ये देंगे हिमालय के लोगों से और हिमाचल के लोगों से, और जो फुट हिल्स में जैसे पंजाब, यूपी है, उत्तराखंड के, या आप एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी। सिर्फ शिकायत करने से नहीं होगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, अफसर ये कर रहे हैं, नेता ये कर रहे हैं, सरकार ये कर रही है। हम ही से सरकारें बनती हैं। हम ही जब सरकारें बनाते हैं तब अच्छे से सोच के बनाएं, और बनने के बाद भी आवाज़ उठाते रहिए। कहते हैं कि अगर आवाज़ ना उठाए तो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं देती, रोए नहीं तो फिर सरकारें तो सरकारें हैं। तो लोगों को रोना होगा या आवाज़ उठानी होगी, और सरकार को सुनना होगा। अगर ये लोकतंत्र है तो अपने अपने इलाके का हर घाटी अपना संभालें, तो हिमालय खुद ही संभलेगा। हम लद्दाख से संभालेंगे, आप हिमाचल में संभालें, पंजाब में संभालें, उत्तराखंड में संभालें। बाकी जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनसे बहुत ज़रूरी संदेश है कि वो ये समझें कि जब वो बिजली ऑन करते हैं, एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, तो कहीं कोई गांव डूब रहा है, कहीं लद्दाख के चरागे जा रहे हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनको अपनी बकरियां बेचनी पड़ रही हैं, वो शायद वक्त से पहले शहरों में मर रहे हैं। या जब वो सीमेंट ज़रूरत हो या ना हो, अंधाधुंध सीमेंट खरीद के छोटे छोटे मकान, जिनमें बिना सीमेंट के बहुत खूबसूरती से बनाया जा सकता है, मकाने 20 मंजिल के हों, हम समझ सकते हैं। अगर आप विदेशों में जाएं तो 1-2 मंजिल के मकान जो कि ज़्यादातर होते हैं, उसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। आप देखिए यूरोप से अमेरिका तक वो अपने अपने रिवायती तरीक़ों से बनाते हैं। तो अगर आप बचाएं सीमेंट को, तो अगले पीढ़ियों को भी ये सीमेंट मिलेगी, और शायद ये सीमेंट के प्लांट हिमालय में आधे लगेंगे तो आधा बर्बाद होगा, बिजली आधा खर्च करेंगे तो आधे गांव डूबेंगे, कम से कम आधा तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बचत से और सूझबूझ से सादा जीवन बिताएं। चाहे आपके पास जितने भी पैसे हों, उसका और उपयोग कीजिए, जिनके पास नहीं है उनको दीजिए, मगर जब फजूल खर्ची और ज़ाया करते हैं तो पीछे क्या होता है वो देखिए। पहाड़ों में बहुत लोग, एक हम गांव से गुजरे जहां सीमेंट के कारखाने थे बरमाना में, वहां एक आदमी कह रहे थे इस गांव में 60 से ज़्यादा कोई नहीं जीता है, उन्हें या एस्थमा या सिलिकोसिस हो जाता है, मर जाते हैं। तो आप लोग जो बिजली का गलत यूज़ कर रहे हैं, जो मकाने बिना ज़रूरत के बना रहे हैं, सीमेंट ज़ाया कर रहे हैं, उनके हाथों में ये खून लगा है। ये सोच के आप जीवन जिए। एक मिनट सर, बैठ रही थोड़ा सा शॉर्ट है। मैं चाह रहा था कि लद्दाख के सब साथियों से बात हो, जो कितने दिनों से 8-10 दिनों से चल रहे हैं साथ। मैं आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो
हिमालय का मसला उठा के, झंडा उठा के ये यात्रा शुरू की और ये हिम्मत दिखाई। मैं हिमालय के अभियान और हिमाचल के लोगों की तरफ से आप लद्दाख के सभी साथियों का, भाई सोनम जी का, सबका बहुत बहुत आभार जताता हूँ कि आप लोगों के हिम्मत पहुँच। दूसरा मसला है कि जो हमारे पहाड़ के मुद्दे हैं ये साझा है, ये एक ही है, अलग नहीं है। जो हम लोग हिमालय नीति में बात कर रहे हैं कि पहाड़ विशिष्ट विकास की नीति होनी चाहिए, मतलब पहाड़ जो हिमालय है उसकी पारिस्थितिकी को, उसकी जियोलॉजी को, उसकी भूगोल को, उसके संस्कृति को देख करके विकास की नीति बननी चाहिए। और ये बात आज से नहीं उठ रही, ये काफी सालों से पहाड़ में ये मांग उठती रही। और इसलिए हिमाचल प्रदेश थोड़ा दूसरे पहाड़ी राज्यों से ज्यादा भिन्न क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा पहला मुख्यमंत्री परमार साहब इस बात को बड़े शिद्दत से समझते थे, परंतु दूसरे हिमालयन राज्यों में नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश में इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अब की प्रॉब्लम और है, परंतु जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य का मसला था, शिक्षा के सवाल थे, छोटी रोडों का नेटवर्क था, हॉर्टिकल्चर का डेवलप करना था, ये विजन उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप में था, जो उत्तराखंड में नहीं हो पाया, कश्मीर में नहीं हो पाया, नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो पाया। ये डेवलप किया हमारे यहाँ पहली बार फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटियां बनी, रिसर्च सेंटर बने। यही हिमाचल में एग्रीकल्चर की पहली यूनिवर्सिटियां बनी। ये जो एक दौर में विजन था, और फिर पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा जो सोशल एक्टिविज्म भी है उसका भी एक असर है। हालांकि मैं आज परेशान होता हूँ जब हिमालय के दूसरे राज्य में जाता हूँ, उत्तराखंड की परिस्थिति देख क्या परेशान होते हैं। वहाँ के लोग भाग के हैं, सारे पलायन हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। वो डेवलप भी नहीं कहते कि हिमाचल में पलायन क्यों नहीं, यहाँ डेवलप हुआ, हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा डेवलप, टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप। अब इसके संकट क्या है, अब ये परिणाम देखना है, क्योंकि हिमालय में हम सबसे ज्यादा विकसित राज्य हैं। अब जो नए संकट हम देख रहे हैं उसको झेल रहे हैं हम 80 के बाद। जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया ना 90 के बाद का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, हमारे बिजली के कारखाने प्राइवेट कंपनियां ले गई, हमारे यहाँ बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, सीमेंट में आगे इन्वेस्टमेंट। फिर ये जो यहाँ पत्ती रोटी वाला का नया मसला है, पहले की सेग्रीगेटेड इंडस्ट्री बजाय यहाँ एक पूरा केमिकल इंडस्ट्री हब बना दिया इसको। समझदारी तो ये होती है कि हम फार्मास्यूटिकल हब बनाने के बजाय दूसरी, क्योंकि पहाड़ है यहाँ पर पर्यावरण मित्र उद्योग लगाते, एक परियोजना के तहत पूरा पत्ती रोटी वाला जो इलाका है एक केमिकल इंडस्ट्री का है बना दिया। सारा दवाइयाँ जेनेरिक मेडिसिन बनती है यहाँ, दुनिया बनती है, और उसका परिणाम हम भुगतते हैं। पानी इतना हमारा पोल्यूटेड हो गया। और जो खनन निर्माण नया शुरू हुआ, जो आज से 20 साल पहले के हमारे डेवलपमेंट विजन में नहीं था, परमार के विजन में नहीं था। अब हम देख रहे हैं 4 लेन सड़क चंडीगढ़ से शिमला वो सारी टूट रही है, 4 लेन सड़क मनाली, 4 लेन सड़क पठानकोट शिमला, पूरा हाल कर दिया है इलाकों का। सारे इलाके नीचे उतर रहे हैं, लगातार स्लाइड एरिया हो गए। अब किस लिए बना रहे 4 लेन? अब आपके भी आ रहा है, आपके लद्दाख को भी जाएगा हिमाचल होके। पहला टनल बन गया है, अभी दूसरा टनल जोजिला पास बनने वाला है। हम कह रहे हैं ये रक्षा जरूरतें नहीं है, ये कमर्शियल जरूरतें हैं। रक्षा का सवाल नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है हमसे, ये कमर्शियल जरूरतें हैं। क्योंकि अब निशाना है लद्दाख के नंगे पहाड़। बिजली के लिए हिमाचल में हाइडल प्रोजेक्ट लगाए, पाखड़ा में लोग जो है हमारे हजारों लोगों को आज तक 30 साल 40 साल हो गए, उनको पुनः साबित नहीं कर सकी है भारत की सरकार।
पौंग डैम में हजारों लोग आज तक पुनर्स्थापित नहीं हुए, ऐसे भटके बेचारे। और अब जो कुछ हो रहा है, अब वो इतने डैमों के बाद अब ये जाएंगे लद्दाख को। लगातार सड़कें बंद हैं, हर रोज का संकट है ये किन्नौर का। वहां के सेब के बागान खत्म होने की कगार में है। और जो नीचे सतलुज नदी के नीचे रहते हैं लोग, वो सोचते हैं हमको प्रभाव नहीं पड़ता। पिछले साल बाढ़ आई ना हमारी ब्यास घाटी में, नुकसान का हुआ पंजाब में, पौंग डैम, उसके बाद सारा इलाका डूब गया। इसलिए जो सतलुज से छेड़छाड़ करोगे नुकसान पंजाब में होगा, दिल्ली में होगा। ब्यास से छेड़छाड़ होगा पाकिस्तान तक नुकसान होगा। गंगा से छेड़छाड़ करोगे पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार जो है डूबेगा। तो सबको सोचना चाहिए। हम कह रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं कि सारे देश में ले जाइए और सारे देश में फैलाइए कि भाई पहाड़ के साथ छेड़छाड़ का मतलब सब देश के सब लोगों की बर्बादी। ये कैसे रुके, इसके लिए कुछ नीति निर्धारण होने चाहिए। हमारे संवैधानिक प्रावधानों में भी तब्दीलियां हो और कुछ पर्यावरणीय कानूनों में भी तब्दीलियां हो। सबसे बड़ी बात, हमारी आर्थिक नीति दिशा निर्देशों के अंदर भी तब्दीलियां होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जाए, इसे भी विचार में रखना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये चीजों को कैसे किया जा रहा, हम तो सिंपल भाषा में आपने कहा कि हमको लद्दाख को 6वीं अनुसूची में डाल दी। संविधान में प्रोविजन है, कुछ स्वायत्त राज्य क्षेत्र है। ये स्वायत्त क्षेत्र होते हैं, जैसे अरुणाचल है, जैसे आसाम का इलाका है। ये जो है यहाँ इनका स्वायत्त मतलब कि यहाँ के जो जल जंगल जमीन है उसका फैसला लेने का अधिकार वहाँ की स्थानीय जनता या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को है। वो 6वां अनुसूची है। 5वीं अनुसूची है संविधान में, जिसके तहत हम शेड्यूल ट्राइब आदिवासी एरिया कहते हैं। उसमें भी कुछ पेशा कानून में प्रावधान है, कुछ सुरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, कुछ है। आज जो पर सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने है, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल एरिया में भी घूमता हूँ। वो भी पहाड़ी इलाके हैं, जंगल इलाके हैं। हम जो पहाड़ी इलाके हैं और जंगल के इलाके हैं, हम ही लोगों के पास जंगल है, हम लोगों से ही पानी जाता है देश को। पानी प्लेन में नहीं पैदा होता, पानी हमेशा पहाड़ से पैदा होता है। ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, जिसे हम पीने का पानी कहते हैं, ये हमेशा पहाड़ से आता है। तो यही है इंडिया की सांस। तो अब ये सवाल भी उठ रहा है उस चर्चा में कि जो पूरे हिमालय राज्य है इनको शेड्यूल 5 में कर दो, और जो हमारे ट्रांस हिमालयन रीजन से हायर रीजन है इनको शेड्यूल 6 में ऑटोनोमस स्टेटस दे दो। ये मांग हमको करनी पड़ेगी। और इसी तर्ज पर अब पुराने तमाम झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी जंगल क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि हमको भी अगर बचना है, देश सेंट्रल इंडिया की सांस अगर है तो वो है, तो इनको भी शेड्यूल 6 करना पड़ेगा। वजह क्या है, सारे देश में जो संसाधन है वो सब इन एरिया में, हिमालय में, आदिवासी क्षेत्रों, लोहा, कोयला, बिजली, सब कुछ कहां से जा रहा है? इसी इलाके से जा रहा है। तो इस इलाके को लूटने के लिए जो लगे हैं सारा कॉर्पोरेट, उसको रोकने के लिए ये प्रावधान होने चाहिए। मैं आप लोगों को पूरी शुभकामनाएं देता हूँ हिमालयन के तरफ से। एक बात जरूर है कि यहाँ से जरूर कहूँगा, हिमाचल के जो हमारे साथियों ने, हिमालय के सहयोगियों ने, संगठनों ने, पॉलिटिकल ग्रुपों ने और जो हम जनता ने सहयोग दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हाथ उठाता हूँ और आप लोगों की लड़ाई की जीत की कामना करता हूँ। हम आपके साथ हैं, हिमाचल के लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। पैदल चल के दिल्ली पहुंचने वाले जिन्हें भी तुम मेरे साथी पिछले लंबे समय तो चल के इस थां से पहुंचे हो, सब तो पहला मैं थोड़ा इतने पहुंचने से दिल दी गहराइयां तो गुरुद्वारा सिंह सभा की वलों और नालागढ़ इलाके के शहर वासियों की तरफ तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ वेलकम कहना, तुहानू जी आया कहना। जिहड़ा शेड्यूल 6 की तुसीं गल करदे हो,
बहुत विस्तार के नाल मेरे बड़े भाई कुमार जी ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विचार साझे किए। ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਉਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹੋ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਡਿਊਲ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉਹ ਰੈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। करना चाहूँगा सर जी, दिलजीत सिंह दिग्गर जी है जो कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन या प्रेसिडेंट जी सर जी है। तो नता फिर नता सिख गुरुद्वारा संघ में नता गोनपा चौकू से नियम है ते चौकला सिख गुरुद्वारा चौकू से ओम चेमो उस्यों को जी से हुए नता तो मैं सर जी दिलजीत सिंह जी और ना गुमान जी दोनों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और हिमालय नीति अभियान ने तो हमें बहुत सहयोग की इस पूरे जर्नी में, साथ ही साथ पूरे हिमाचल के लोगों ने हमें इतना प्यार और सहयोग दिया, इसके लिए हम बहुत आभार है पूरे हिमाचल के लोगों को। तो मैं ज़्यादा करूँगा और मैं गुमान जी को प्रमुखता सोनम जी के हाथों से और नकश के साथ आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और सम्मान करना चाहेंगे। Ya kung ang atang sanay kasi win kung yang lak sanay atang Himalayan Niti Abhiyan. हिमालय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हिमालय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और इसके साथ हम दिलजीत सिंह दिग्गर जी को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे और सम्मान करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे इस गुरुद्वारा जो नालागढ़ के गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक है, उनको भी हम सम्मान करना प्रबंधक कमेटी वाला को और उनके मेंबर्स चाहिए प्लीज, हम हमारे चेयरमैन नहीं मेरा आप
काउंसिल के चेयरमैन ऐसा तो आप जाति में मैंने सुनने में नेता तो आप है ना जनप्रतिनिधि। आप लोगों को धन्यवाद। चलिए जी, ये भी हमारे पर्यावरण आप नरेश भाई रजनी जी तो आप हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, तो आपको कैसे कैसे धन्यवाद करें बताइए। आपको धन्यवाद कम होगा हमारे वो एक आने वाले के वर्षों में हम कोशिश करें, हम सब कोशिश करें इसी प्रकार से पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ अपने अपने स्तर पर सभी लोग अगर करेंगे तो इनका जो ये जिस जागरूकता को लेकर चले हैं और जागरूकता अभियान को हम भी करें। हम हिमालय नीति अभियान से हम लोग जुड़े हैं और हिमालय नीति अभियान के माध्यम से हमें सर से और इनकी पूरी टीम से हमें ये लग रहा है कि लेह लद्दाख जो है, मुझे अपने आप को बस इसकी भाषा नहीं आती, बाकी मैं अपने आप को लेह लद्दाखी ही समझ रहा हूँ। आप लोगों का शब्दों में धन्यवाद करने से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो मेरी खामोशी ही सबसे बड़ी बयान है। ये हम पूरे लद्दाख आपके आभार हैं और हम ज़रूर चाहेंगे आप लद्दाख आइए और आपको फिर से